नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे। दिल्ली ब्लास्ट मामले में नया सीसीटीवी सामने आया है और इस मामले में अब आतंकी डॉक्टर उमर नबी की i20 का नया सीसीटीवी फुटेज देखने को मिला है। अल फलाह यूनिवर्सिटी कैंपस में गाड़ी दिखी थी। 23 अक्टूबर का ये सीसीटीवी फुटेज बताया जा रहा है। फुटेज से वाहन की लगातार मूवमेंट साबित होती है। ये जो गाड़ी थी ये लगातार मूवमेंट में थी, एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी। इसमें जो है जो ब्लास्ट हुआ था उसकी साजिश का सामान एक जगह से दूसरी जगह लाया जा रहा था। मूवमेंट साबित हो रही है वाहन की। ऐसा नहीं था कि ये गाड़ी एक ही जगह पर खड़ी हुई थी। जांच एजेंसी हर मूवमेंट खंगालने में जुटी हुई है। कार की यूनिवर्सिटी कनेक्टिविटी भी साफ नजर आ रही है। अब पूरे मामले में नया सीसीटीवी सामने आया है जिसमें अल फलाह यूनिवर्सिटी कैंपस में ये गाड़ी दिखी है। 23 अक्टूबर का ये सीसीटीवी बताया जा रहा है और इसी के साथ फुटेज जो सामने आई है इससे साबित होता है कि ये वाहन लगातार मूवमेंट में था। इसकी मूवमेंट साबित होती नजर आ रही है। तो डॉक्टर उमर नबी जो आतंकी था, जो इस गाड़ी में ब्लास्ट के साथ उड़ गया, आत्मघाती जो ये हमला था, उसकी ये गाड़ी है जिसका सीसीटीवी सामने आया है। इस खबर पर जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अनिल राठी हमारे साथ जुड़े हैं। जी अनिल, एक नया सीसीटीवी अब सामने आया है अल फलाह कैंपस से, जो यूनिवर्सिटी का कैंपस है उसमें i20 कार नजर आ रही है। क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर और ये i20 कार की मूवमेंट को लेकर और क्या जानकारी सामने आई है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार इस i20 कार के तार फरीदाबाद से पहले से जुड़ते आ रहे हैं, अब इसका जिस तरीके से नया सीसीटीवी सामने आया है इसमें साफ देखा जाता है कि किस तरीके से जिस अल फलाह यूनिवर्सिटी ने अपने आप में एक बयान जारी भी किया था कि हम लोगों का इस जो है पूरे घटनाक्रम से किसी भी तरीके का कोई वास्ता नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक जो तार हैं वो इसी यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, उससे स्वाभाविक है कि आने वाले समय में इस यूनिवर्सिटी के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई जांच एजेंसियां करने की तैयारी में जुट गई हैं। फिलहाल ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया, इसमें साफ देखा गया है कि किस तरीके से यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो कैंपस में ये गाड़ी जाती है और उसके पश्चात बाहर आती है, क्योंकि ये वही कार i20 कार है जिसमें कि ब्लास्ट हुआ था दिल्ली बमकांड के अंदर और उमर जो है वो इसको आतंकवादी उमर जो है वो इसको चला रहा था। तो स्वाभाविक है कि अब जांच एजेंसियां फिर दोबारा से एक बार सक्रिय ज्यादा हो चुकी हैं और इस समय भी क्राइम ब्रांच की और तमाम जांच एजेंसियों की टीमें फिर दोबारा से एक बार अल फलाह यूनिवर्सिटी की ओर जो है वो रुख कर चुकी हैं, क्योंकि लगातार इसके तार अल फलाह यूनिवर्सिटी के इस कांड से जो है वो बम कांड से जो है जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और लगातार एक के बाद एक नए खुलासे होते जा रहे हैं। जी अनिल, इसके साथ ही अल फलाह यूनिवर्सिटी में बीते कल भी एनआईए की टीम पहुंची थी। जांच में कोई अहम सुराग हाथ लगा एनआईए के या अभी जांच की जा रही है? देखिए, जांच की बात करी जाए तो तमाम जांच एजेंसियां जो है वो फिलहाल इसी यूनिवर्सिटी को जो है वो टारगेट किए हुए हैं, क्योंकि इसी यूनिवर्सिटी के अंदर तमाम जो वो ऑपरेशन की लीड, ऑपरेशन जो ऑपरेट और तमाम जो फंडिंग की बात हो वो सभी जो है वो इसी यूनिवर्सिटी से बताए जा रहे हैं। तार सीधे तौर पर इसके जिस तरीके से लगातार जो इनके आतंकवादी संगठन की बात करी जाए, चाहे फिर वो उमर की बात हो या फिर इसकी बात हो, तमाम इसी के अंदर जो है वो कई डॉक्टरों की टीम इन लोगों ने अपने साथ मिला रखी थी। कई लोग और भी इनके साथ शामिल हैं। तमाम उन लोगों की जांच की जा रही है। उन लोगों के जो सबूत एनआईए जो है वो वहाँ पे इकट्ठा कर रही है और उन सबूतों के आधार पर ही जो है वो अब इनकी जांच एजेंसियों की जांच जो है वो इस यूनिवर्सिटी के खिलाफ जो है वो शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है। जी लगातार। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अनिल। तो लगातार जांच जारी है। केंद्रीय जांच एजेंसियां इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और इस बीच एक नया सीसीटीवी सामने आया है जिससे अल फलाह यूनिवर्सिटी का कनेक्शन जो है अब साफ साफ जुड़ता नजर आ रहा है। तो वहीं नूंह में भी 2 दिन से केंद्रीय एजेंसियों की छापेमारी जारी है। डॉक्टर उमर नबी के ठहरने वाले घर पर कड़ा पहरा है। कई इलाकों की सीसीटीवी फुटेज खंगालने में टीमें जुटी हुई हैं। इसके साथ ही अल्ट्रासाउंड सेंटर के सीसीटीवी में भी i20 कार दिखने की जानकारी मिली है। हवाला लिंक पर अफसाना के भाई रिजवान को हिरासत में लिया गया है। वहीं शोएब को भी हवाला कनेक्शन में हिरासत में लिया गया है। अमोनियम नाइट्रेट खरीद की कड़ी की भी जांच की जा रही है। अफसाना फरार है। पुलिस और एजेंसियां उसकी लगातार जांच की जा रही है और 2 दिन से लगातार
छापेमारी की जा रही है। नूह में भी इस जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था इसके तार जोड़ते हुए टीमें पहुंच रही हैं, केंद्रीय जांच एजेंसी की टीमें पहुंच रही हैं, छापेमारी कर रही है। वहीं आतंकी डॉक्टर उमर नबी जिस घर पर ठहरा था उस घर पर भी कड़ा पहरा है, वहां से भी सुराग तलाशे जा रहे हैं कि कहीं से भी कोई कड़ी जुड़ती है जो दोषियों तक पहुंचाने में कामयाब करे टीम को। इसमें टीमें लगातार जुटी हुई हैं, कई सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। वहीं हवाले के लिंक पर अफसाना के भाई रिजवान को हिरासत में लिया गया है, शोएब को भी कनेक्शन में हिरासत में लिया गया है। वहीं अमोनियम नाइट्रेट खरीद की कड़ी को लेकर भी जांच जारी है। लगातार जो है केंद्रीय एजेंसियां इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। 8-10 गाड़ी आई यहाँ और ये गोयल अल्ट्रासाउंड है, यहाँ में भी कैमरा चेक कराएं पूरी तरह से, और इधर दूसरा कैमरा यहाँ में चेक कराएं। यहाँ में ये गाड़ी वाला ये डेंटिक काम करता है, ये यहाँ का पूरा कैमरा चेक करा। हाँ, और फिर आज भी पुलिस काफी आई है और ये आज भी पूरा चेक करा है और अभी डोल ही रही है, पूरी पुलिस डोल रही है, अभी जांच कर रही है क्या होगा क्या नहीं आगे का मामला की हमने कोई पता नहीं। तो वहीं सुहाना में भी पूछताछ के बाद 2 बीज भंडार संचालक जो हैं उनको छोड़ दिया गया है। पोटाश नाइट्रेट खरीद पर उनसे केंद्रीय जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही थी। दिल्ली ब्लास्ट कड़ी जोड़ने के संदेह में उन पर कार्रवाई की गई थी, उन्हें हिरासत में लिया गया था। 2 दिन लक्ष्मी और मदान को हिरासत में रखा गया, लेकिन अब पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया है। बीज भंडार संचालक खरीद रिकॉर्ड और दस्तावेजों की पड़ताल की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगालने में टीमें जुटी हुई हैं। वहीं सामग्री खरीद का उद्देश्य और स्रोत जो है उसको भी एजेंसियां खंगालने में जुटी हुई हैं। स्थानीय पुलिस और विशेष एजेंसियां लगातार इस पूरे मामले में जांच कर रही है। तो ये 2 लोग थे जिन्हें हिरासत में लिया गया था, पूछताछ के लिए 2 दिन हिरासत में रखा गया और अब छोड़ा गया है। दिल्ली ब्लास्ट की जांच नूह में अहम मोड़ पर पहुंच गई है। गोयल अल्ट्रासाउंड सेंटर के सीसीटीवी में आतंकी डॉक्टर उमर की संदिग्ध i20 कार साफ दिखाई दी। उमर पिछले दिनों नूह में किराए के मकान में ठहरा था जिसकी मालकिन अब फरार है। जांच एजेंसियां मकान मालकिन, शोएब और पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी हुई हैं। कई स्थानों पर तलाश की जा रही है। लाल किले के पास दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट के तार अब हरियाणा के नूह जिले से पूरी तरह से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। नूह में गोयल अल्ट्रासाउंड केंद्र के पीछे एक महिला के मकान में तकरीबन 10 दिनों तक किराए पर डॉक्टर उमर नबी रहने की बात सामने आई है। गोयल अल्ट्रासाउंड केंद्र में सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं और सीसीटीवी में जांच एजेंसियों को एक वीडियो दिखाई दिया है, अब उसका रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। कुल मिलाकर जांच एजेंसियां अब पूरी सतर्कता बरत रही हैं। बताया यही जा रहा है कि इससे पहले भी एक सीसीटीवी फिरोजपुर झिरका के दिल्ली मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर सामने आया था। जांच एजेंसियों की तकरीबन आधा दर्जन से अधिक गाड़ियां गोयल अल्ट्रासाउंड केंद्र के सीसीटीवी कैमरे को खंगालने का काम कर रही हैं। बताया यही जा रहा है कि जो महिला थी, जो इलेक्ट्रीशियन शोएब था, जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में कार्यरत था, उसकी रिश्तेदार थी और उसकी सिफारिश पर ही डॉक्टर उमर नबी को यहाँ किराए का मकान मिला था। कासिम खान, न्यूज़ 18, नूह मेवात। और अब बात करेंगे कुरुक्षेत्र के खेड़ी मारकंडा गांव की, जहां पर दुकानदार पर फायरिंग की वारदात सामने आई। दुकान में घुसकर बदमाशों ने गोली मार दी। 8 सेकंड में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। बाइक पर सवार होकर 3 बदमाश आए, गोली मारकर मौके से फरार हो गए। सीसीटीवी में दुकान में घुसते हुए बदमाश नजर आए हैं। जब ये बदमाश दुकान में घुस रहे थे इस दौरान वो अपना तमंचा भी साफ करते नजर आए हैं। दुकानदार अस्पताल में भर्ती है, उसकी हालत गंभीर है। वहीं परिवार का दावा है कि किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। किसने इस वारदात को अंजाम दिया, इस बात को लेकर पुलिस लगातार तलाश कर रही है, जांच कर रही है। वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। सीसीटीवी फुटेज आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं कि 2 बदमाश नजर आ रहे हैं। वहीं इनका तीसरा साथी बाइक पर बैठा रहा और ये 8 सेकंड में वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। सीसीटीवी में साफ दिखाई देता है कि जब ये अंदर दुकान में घुस रहे थे तो एक बदमाश तमंचे को साफ करता भी नजर आ रहा है और फिर मौके से
फरार हो गए अपने तीसरे साथी के साथ। बाइक पर सवार होकर ये तीनों बदमाश आए थे, जिन्होंने दुकान में घुसकर दुकानदार को गोली मारी और मौके से फरार हो गए। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर अंतर्राष्ट्रीय गीता रन आयोजित की गई। राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने इस दौड़ को हरी झंडी दिखाई। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर मनोज कुमार इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। गीता रन से युवाओं में प्रेरणा और उत्साह बढ़ता नजर आया। गीता महोत्सव में 4 कैटेगरी की रन आयोजित की गई थी। पुरुषों की रन 10 किलोमीटर दूरी पर आधारित थी, वहीं महिलाओं और सीनियर सिटीजन के लिए 5 किलोमीटर दौड़ का आयोजन किया गया था। विजेताओं को विभिन्न श्रेणियों में नगद पुरस्कार भी दिए गए। तो गीता महोत्सव के अवसर पर इस दौड़ का आयोजन किया गया था और इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर मनोज कुमार भी पहुंचे थे। वहीं युवाओं में भी उत्साह देखने को मिला इस दौड़ को लेकर। मुझे लगता है बहुत जरूरी है। गीता महोत्सव में एक मेरे ख्याल से नया पार्ट जोड़ा गया है और ये इसलिए भी कि जो युवा वर्ग है उनको खेलों के प्रति थोड़ा जागरूक करना, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। और खेल से ही युवा जुड़ते हैं। अगर हम उनको कहेंगे किसी और उपदेश देंगे तो शायद वो इतना ना जुड़े, और उनको खेलों के द्वारा यहाँ गीता के साथ महोत्सव के साथ जोड़ना ये सरकार का बहुत बड़ा और सुंदर पहल है। रेखा शर्मा जी यहाँ पर पहुंची हैं। मैं तहे दिल से उनका, राज्यसभा के मेंबर, उनका तहे दिल से क्षेत्रवासियों की तरफ से, केडीपी की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ में कहूँगा आज सुबह ही गीता फॉर रन आज मैराथन का कार्यक्रम यहाँ शुरू हुआ। हर वर्ष की भांति हमेशा होता है और बहुत इसके अंदर हमारे रन का स्पोर्ट डिपार्टमेंट सभी साथी यहाँ पर इसमें भाग लेते हैं। ये रन जो है ऐसे टूर्नामेंट होते रहने चाहिए हर खेल के। रन के साथ साथ और भी जितने भी खेल हमारे ओलंपिक में आते हैं सभी के टूर्नामेंट होते रहने चाहिए। बच्चों को हौसला मिलता है और एक नई प्रेरणा मिलती है आगे जीतने के लिए, अपना लक्ष्य चुनने के लिए। और बहुत अच्छा शुभारंभ हुआ। तो उधर यमुनानगर में एक नहर में कूदकर प्रेमी जोड़े ने जान दे दी। 2 दिन से दोनों युवक युवती लापता थे। बेगमपुर पावर हाउस के पास दोनों के शव बरामद हुए। नहर किनारे दोनों की बाइकें खड़ी मिली। पानी के भीतर प्रेमी जोड़े के हाथ बंधे मिले। गोताखोरों ने दोनों के शव को नहर से बाहर निकालकर परिजनों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। वहीं परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। तो यमुनानगर में नहर में एक प्रेमी जोड़े ने कूदकर जान दे दी। 2 दिन से दोनों युवक युवती लापता थे, जिनका शव बेगमपुर पावर हाउस के पास मिला। नहर के किनारे ही दोनों की बाइक खड़ी मिली। इसके साथ ही जो ये प्रेमी जोड़ा था, दोनों के हाथ भी बंधे मिले। एक लड़का लड़की जो है पानी में जंप कर चुके हैं। उनकी बाइक जो है वो खड़ी मिली यहाँ बूढ़ कला से थोड़ा नीचे की तरफ जो आते हैं हेड की तरफ। तो वहाँ पर उनकी बाइक खड़ी मिली, उनका बैग, सामान, मोबाइल वगैरह। तो शाम को कॉल आई थी, तो उस समय तो अंधेर हो चुका था। तो फिर आज का प्लान किया, तो आज उसको सर्च किया। जब सर्च किया गया तो लड़का लड़की जो है पानी के अंदर दोनों मिले। एक लड़का और लड़की जो है कि गायब हो रहे हैं और उनकी मोटरसाइकिल मिली थी। और आज हमें सूचना मिली कि यहाँ बेगमपुर पावर हाउस है, वहाँ एक लड़का और लड़के की डेड बॉडी मिली है। जो लड़की महक है, गांव डाकवाड़ा, उम्र करीब 23-24 साल, और लड़का शुभम जो अर्जुन माजरे का रहने वाला है, वो भी करीब 23-24 साल का है, जिनकी दोनों की डेड बॉडी मिली है। और डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए सिविल हॉस्पिटल में रखवा दिया। आगामी कार्रवाई की जा रही है। कारण कुछ पता चला है क्या कारण है? अभी तो कोई। बढ़ती सर्दी और धुंध के खतरे को देखते हुए यमुनानगर जिला पुलिस प्रशासन ने अभी से दुर्घटनाएं रोकने की तैयारी शुरू कर दी है। पुलिस और रोटरी क्लब के सहयोग से ऑटो ट्रॉली और अन्य वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाने की मुहिम चलाई जा रही है। लक्ष्य है धुंध शुरू होने से पहले अधिकतम वाहनों पर रिफ्लेक्टर लग जाएं, ताकि दृश्यता कम होने पर हादसों को रोका जा सके। सड़कों किनारे खराब खड़े ट्रकों को तुरंत हटवाने की व्यवस्था भी की जा रही है। वहीं इन राइडर्स को ऐसी जैकेटें दी जा रही हैं
जो दूर से चमकती दिखें, ताकि रात के वक्त धुंध और बढ़ती ठंड में होने वाले हादसों से बचाव हो सके। वो ये है कि जब कोई ट्रक या कोई भारी वाहन खराब होने की स्थिति में सड़क पे खड़ा होता है तो काफ़ी देर वहीं खड़ा रहता है, और जो धुंध के कारण जो कार या मोटरसाइकिल हैं जो उस रोड से गुजर रही है उनको वो खड़ा हुआ ट्रक दिखाई नहीं देता। तो इस स्थिति में अक्सर ये होता है कि वो उस खड़े ट्रक के अंदर वाहन टक्कर मार देते हैं और उसमें प्राय बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ होती है। तो इस स्थिति को रोकने के लिए कि ऐसी सिचुएशन हमारे ज़िले में ना हो, तो हमने ये 10 स्पेशल राइडर्स आज से चलाने का फैसला किया है। ये राइडर्स अभी रात के समय ही गश्त करेंगे और इनको अलग अलग रूट दिए गए हैं। सामान्यतः सबका रूट जो है वो 20 से 25 किलोमीटर का है, ताकि हर लगभग 20-25 मिनट में वो हर एक पॉइंट को दोबारा से कवर कर सके। तो ये जितने भी राइडर्स हैं इन पे एक एसपी और एक होमगार्ड की तैनाती है। यमुनानगर में नगर निगम एक बार फिर कड़े रुख में दिखाई दिया। सड़क किनारे बनी झोंपड़ियों को पहले भी हटाया गया था, लेकिन लोगों के दोबारा बस जाने के बाद निगम ने सख्त कार्रवाई करते हुए सभी झुग्गियों को पूरी तरह तोड़ दिया। महाराणा प्रताप चौक से भाई कन्हैया साहिब चौक के बीच बनी झोंपड़ियों को निगम कर्मचारियों ने पुलिस की मौजूदगी में हाथों से ही उखाड़ फेंका। लोगों ने विरोध जताया, लेकिन कार्रवाई जारी रही। वहीं झुग्गियों में रहने वाले इन लोगों का कहना है कि वे राजस्थान से बच्चों की पढ़ाई के लिए आए थे और आर्थिक तंगी के कारण यहीं बस गए थे। निगम ने चेतावनी दी कि अगर सड़क किनारे दोबारा झोंपड़ी बनाने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारे को ये पता चला कि दया धर्म नहीं है, दया धर्म नहीं है यहाँ पे। हमारे बच्चे डर डर के मर रहे हैं, हमारे को क्या दया कर रहे हैं। हम कह रहे बाबूजी हम चले जाएंगे जहाँ से आए हैं ना वहाँ पे भूखे मरते हैं भाई, वो भूखे देश में वहाँ पे चले जाएंगे तुम्हारा हरियाणा छोड़ के, और क्या कह सकते हैं। क्या सोच कर आए? हम तो आए थे कि हरियाणा में बहुत सुविधा है, बोल तो बंदे को था, हरियाणा में बहुत सुविधा है, हरियाणा की सरकार है। हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं मलिक स्कूल में, हमने लाला के एडमिशन करवा रखा है कि हमारे बच्चे हम अनपढ़ है गंवार है, हमारे बच्चे ऐसे ना रहे। हमारे देश में सुविधा नहीं है, इस देश में सुविधा है, सरकार है, तो लेके आए। हमारा भविष्य बिगड़ गया, हमारे बच्चों का भविष्य सुधर जाए। हमारे को ये पता नहीं है कि यहाँ पे ऐसा होता है। सोनीपत के सुहाना में युवती से दरिंदगी का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। सोनीपत पुलिस ने एसआईटी जो टीम बनाई थी उसने साइबर इनपुट से इस आरोपी को गिरफ्तार किया है। 6 नवंबर को युवती का अपहरण करके शमशान में आरोपी ने युवती के साथ हैवानियत की थी। रोहतक पीजीआई में ये युवती जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। पुलिस ने 100 से अधिक युवकों के बयान दर्ज किए हैं। ह्यूमन इंटेलिजेंस से आरोपी तक पुलिस की जांच टीम पहुंची है, जिसे अब काबू कर लिया गया है। 6 नवंबर को एक कॉल रिसीव हुई थी कंट्रोल रूम से कि एक विक्टिम लड़की के साथ रेप हुआ है जो मेजर गर्ल है, तो उसके ऊपर में केस रजिस्टर करके ये एक अननोन पर्सन के खिलाफ उन्होंने कंप्लेंट दी थी, जिसमें उसके साथ में बहुत ही वाहियात और विभत्स तरीके से उसके साथ में बलात्कार का घटना पर अंजाम दिया, जिसमें उसको काफ़ी ज़्यादा चोट की लगी थी। तो इसके ऊपर फिर संज्ञान लेते हुए डीसीपी मैम के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन करा गया, जिस एसआईटी के अंदर मेरे द्वारा हेड की जा रही थी, साथ में मेरे डीएसपी गीता फोगाट और इंस्पेक्टर मोहन सिंह एसएचओ मोहाना, इंस्पेक्टर वीरेंद्र एसएचओ सदर और टेक्निकल टीम से हमारे और ये लेडी एसए कर्मी जॉइंट एसआईटी गठित की गई। तो टेक्निकल एनालिसिस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के बिना पे बड़ी तत्परता से बहुत ही अथक प्रयास के बाद में इस आरोपी तक पहुंच पाए और इसे गिरफ्तार किया। क्या नाम है, कहाँ का रहने वाला है? देखिए आरोपी का नाम अभी इसकी टीआईपी होनी है, तो इसलिए एज पर प्रोटेक्शन और एज पर लॉ इसका नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो इसकी टीआईपी होनी है, यही सराउंडिंग एरिया का है, क्योंकि इसकी टीआईपी होनी है इसलिए सारे बता नहीं सकते। कोर्ट का ऑफिसर है, इसको यहीं से एरिया से। कांग्रेस सांसद और महासचिव कुमारी सैलजा ने दादरी में प्रेस वार्ता कर बिहार चुनाव नतीजों पर कहा कि कांग्रेस हार का पूरा विश्लेषण करेगी और उसके बाद ही सच्चाई सामने रखी जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में वोटरों को तरह तरह के प्रलोभन दिए गए, लेकिन चुनाव आयोग ने पूरी तरह अनदेखी की। साथ ही
कार्यकर्ताओं से संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने की अपील की। देखा जाएगा, लेकिन बात वही है, हम बोलेंगे तो फिर कहोगे कि भाई तुम तो हर चीज में वो निकालते हो। लेकिन इस तरह का नतीजा जो आया है, देखो इलेक्शन हार जीत एक अलग चीज होती है, लेकिन जिस प्रकार से चुनाव लड़ा जाता है, कैसे लोगों को आप प्रलोभन देते हैं, कैसे वहाँ पर बांटने की बात करते हैं, इस तरह के भाषण देते हैं, ये सारी बातें हैं लोगों के सामने। और आगे के लिए सबको इसके बारे में सोचना भी पड़ेगा, देश को भी सोचना। तो वहीं फरीदाबाद में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर उतरे और वोट चोर गद्दी छोड़ मुद्दे को लेकर राष्ट्रपति के नाम डीसी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बिहार चुनाव को वोट चोरी का परिणाम बताते हुए बीजेपी पर तीखे प्रहार किए और ईवीएम की जगह पोस्टल बैलेट लागू करने की मांग की। राव ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ने का भी आह्वान किया। बिहार में देख लीजिए, बिहार में बीजेपी की वोट कम है, आरजेडी की, कांग्रेस ज्यादा है, सरकार इनकी बन रही है। और यहाँ का हरियाणा का तो हाल किसी से छुपा ही नहीं है। तो उसी कड़ी में जिन लोगों को इस बारे में नहीं पता, हम उन लोगों को डोर डोर जाके जागरूक करने का काम करेंगे, हम लोगों को अवेयर करेंगे। और हमारी ये मांग रहेगी पुरजोर तरीके से, पहले भी रही है, आज भी, आगे भी है, कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। क्योंकि बीजेपी सरकार की उसमें आप देख रहे हैं सभी परेशान है, सभी हताहत है, सभी वर्ग, कोई जाति ऐसी नहीं जो कष्ट। आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नारनौल पहुंचेंगे। महाराजा शूर सैनी जयंती समारोह में शिरकत करेंगे। जिले को कई परियोजनाएं मिलेंगी। नारनौल में अधिकारियों के लिए आवास का भी उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही 656 लाख की लागत वाला ट्रॉमा सेंटर भी लोकार्पित करेंगे। जिला प्रशासन ने इस कार्यक्रम की पूरी तैयारी करके रखी है। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज नारनौल पहुंचेंगे, जहां महाराजा शूर सैनी जयंती समारोह में शामिल होंगे और कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। कुरुक्षेत्र के उदासीन श्री ब्रह्म अखाड़ा साहिब में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे और उन्होंने यहां पर पहुंचकर बाबा श्री चंद महाराज के 531वें प्रकाश उत्सव में श्रद्धा अर्पित की। सीएम ने 25 नवंबर को श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर होने वाले राष्ट्र स्तरीय कार्यक्रम का भी न्योता दिया। उन्होंने कहा कि बाबा श्री गुरुचंद ने गुरु नानक देव जी के सिद्धांतों को आगे बढ़ाकर मानव कल्याण की परंपरा को और मजबूत किया। और अब जिक्र करेंगे पंचकुला का, जहां क्राइम ब्रांच ने यूपी से नशा तस्कर का दूसरा साथी पकड़ा है। आरोपी को इस्लाम नगर से दबिश देकर काबू किया गया है। पंचकुला में 285 ग्राम हेरोइन संग पहला आरोपी पकड़ा गया था, जिसके बाद लगातार दूसरे आरोपी की तलाश की जा रही थी और पहले आरोपी की जानकारी के आधार पर दूसरे आरोपी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी से 4 दिन का पुलिस रिमांड भी मिला है। रिमांड में नशा रैकेट के नेटवर्क की पूछताछ होगी। पुलिस अन्य आरोपियों की भूमिकाएं भी खोलेगी, जो भी इन रैकेट में शामिल है, इनके साथ जो भी और शामिल होता है, ये कहां से हेरोइन लेकर आते थे, कहां हेरोइन बेचते थे, कौन कौन इस रैकेट में शामिल है, इसको लेकर पूछताछ की जाएगी। नशा तस्करी गिरोह को तोड़ने के लिए पुलिस ने जांच तेज कर दी है। हरियाणा प्राइम में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।